हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस आज के नए क्लास के अंदर। आप सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जो भी टाइम पे, जो भी समय पे आप लेक्चर देख रहे हो, अच्छे से पूरा लेक्चर कंप्लीट करना है और मेरे साथ लास्ट तक ये सेशन के अंदर जुड़े रहना है। वीडियो आज का हमारा बनने जा रहा है चैप्टर नंबर 4 CSEE के फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। पेपर 2 जो है आपका, उसके अंदर नन्ना सा मुन्ना सा छोटू सा इत्तू सा चैप्टर है। इत्तू सा चैप्टर है हमारा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। बट इसका जो क्वेश्चन पेपर के अंदर वेटेज है, वो वेटेज आएगा मिनिमम 6 to 8 मार्क्स या ज़्यादा से ज़्यादा 10 मार्क्स तक। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए बन जाता है। इजी चैप्टर है, इजी के वे के अंदर आपको अच्छे से अच्छे मार्क मिल सकते हैं अगर आपने पूरा इसका क्वेश्चन करेक्ट सॉल्व किया। तो आपको मेरे साथ अभी पूरा ये चैप्टर देखना है। मैं आपको इसके अंदर क्वेश्चन सॉल्विंग भी करा के लूँगा। वन शॉट रिवीजन है। वन शॉट रिवीजन के अंदर आपको थियोरेटिकल भी पढ़ना है, क्वेश्चन आंसर्स भी पढ़ने हैं मेरे साथ आज। तो सबसे पहले हम अभी स्टार्ट करेंगे हमारे इस चैप्टर से। तो इसके अंदर हमको क्या क्या सीखना है, तो डेप्रिसिएशन क्या होता है वो सीखना है, एमोर्टाइजेशन क्या होता है वो सीखना है, यूजफुल लाइफ ऑफ असेट्स कैसे निकालते हैं वो क्या होती है वो सीखना है, और एंड में सैल्वेज वैल्यू क्या होता है वो भी हमको इस लेसन के अंदर सीखने को मिलेगा। तो ये जो है, ये एमोर्टाइजेशन जो पार्ट है, ये एमोर्टाइजेशन पार्ट इज नथिंग बट depreciation only, but the depreciation is given on fixed tangible asset and amortization is given on fixed intangible assets। तो tangible और intangible assets का अलग अलग नाम है सिर्फ depreciation का। tangible assets को depreciation कहा जाता है और tangible assets को जो wear and tear होता है उसको depreciation कहा जाता है, और जो intangible assets होते हैं उनको एमोर्टाइजेशन के नाम से ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिप्रिसिएशन, हमको सबसे पहले ये जानना है। तो मीनिंग ऑफ डिप्रिसिएशन के अंदर हम क्या देखेंगे अभी यहाँ पर, अ बिजनेस एंटरप्राइज एक्वायर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिक्स्ड असेट्स डिपेंडिंग ऑन इट्स रिक्वायरमेंट्स एंड फाइनेंशियल कंडीशंस, but these fixed assets have long life and held for use in the business for production of goods and services. Whenever an asset is used in the business to get its value get reduced and sooner or later the assets becomes valueless। मतलब क्या, बिजनेस को जब जब नीड पड़ती है तो बिजनेस अलग अलग मशीनरी खरीदता है, या फिर प्लांट्स खरीदता है, या फिर फर्नीचर खरीदता है, कंप्यूटर खरीदता है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स खरीदते हैं। तो यूज के साथ साथ क्या होता है, उसका वैल्यू कम होते जाता है, क्योंकि हमने आज अगर कुछ चीज़ 10,000 रुपये में खरीदी तो हमको वो 2 साल बाद 10,000 रुपये में नहीं बेचते आएगा, हमको उसके पैसे हमेशा 10,000 से कम ही मिलेंगे। करेक्ट, तो वो कम पैसे मिलना मतलब ही क्या, हमारा वहाँ पर वैल्यू जो है वो डिप्रिसिएट हो जाता है हमारे प्रोडक्ट का। तो depreciation is a permanent, continuous and gradual shrinkage of इन द बुक वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड असेट। जो भी फिक्स्ड असेट आपका होता है उसके अंदर कंटिन्यूअस और परमानेंट कुछ श्रिंकेज आएगा। श्रिंकेज मतलब क्या, आपके प्रोडक्ट की वैल्यू हमेशा कम होती जाएगी, तो उसको क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। Thus, the depreciation is the process of allocating cost of fixed assets over its estimated useful life in a rational and systematic manner। जितना भी वो आपका फिक्स्ड असेट्स का लाइफ होगा, वो लाइफ के अंदर उस वैल्यू को एक अलग अलग ईयर के अंदर, मतलब अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर उसको डेप्रिसिएशन चार्ज करते जाना होता है आपको। तो वो फिर हमारा क्या हो जाता है, वहाँ पर एक प्रॉपर रैशनल एंड सिस्टमैटिक मैनर बन जाता है, जिससे हर साल हमारे उस असेट की वैल्यू जो क्या होती है, कम होते जाती है। तो डेफिनेशन ऑफ डिप्रिसिएशन में क्या कहा गया है, ICAI जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, उन्होंने क्या कहा है अभी देखते हैं। डिप्रिसिएशन का लंबा चौड़ा डेफिनेशन है, ठीक है। तो अ मेजर ऑफ वेयरिंग आउट
consumption or loss of value of a depreciable asset arising from use, effluxion of time or obsolescence through technology and market changes। इसका मतलब क्या है? कोई भी एक असेट का टाइम टू टाइम घिसाई होना, मतलब एक तो नया कुछ वर्जन आ गया तो पुराना वाला क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली दब जाएगा, तो उसका वैल्यू कम हो जाएगा। तो ये ऐसे अलग अलग जो चीज़ें होती है, तो उसके अंदर जो हमको लॉस होता है उस वजह से, तो वो लॉस को क्या कहा जाता है? डेप्रिसिएशन कहा जाता है। डेप्रिसिएशन इज एलोकेटेड सो एज टू चार्ज अ फेयर प्रपोर्शन ऑफ डेप्रिसिएबल अमाउंट इन ईच अकाउंटिंग पीरियड ड्यूरिंग द एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। आपकी जितनी भी यूजफुल लाइफ होगी वो एसेट की, उसके अंदर वो अमाउंट आप क्या करोगे? ग्रेजुअली कम 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 करते जाओगे, एक फेयर प्रपोर्शन लेकर के। एंड डेप्रिसिएशन इंक्लूड अमोर्टाइजेशन ऑफ एसेट्स विच आर whose useful life is predetermined। जिन चीज की यूजफुल लाइफ पहले से डिटरमाइन की होती है उनके लिए क्या आता है? अमोर्टाइजेशन आता है। तो अभी और एक डेफिनेशन दी गई है, किसने दी है? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, जो भी अमेरिका के सीएज है, उन्होंने भी एक डेफिनेशन हमको दी है डेप्रिसिएशन की। सिस्टमैटिक अकाउंटिंग which aims to distribute the cost or basic value of tangible capital assets less salvage value if any over the estimated useful life of the unit which may be group of assets in a systematic and rational manner। It is a process of allocation and not the valuation। वही सिंपल लैंग्वेज में बताया गया है, जो हमारे आईसीएआई ने बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज में बताया, उसका ही एक सिंपल वर्जन अमेरिकन सीएज ने दिया है। क्या बोला है? तो सीएज नहीं, एक्चुअली सीपीएज बोलते हैं उनको, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। तो सीपीएज ने यहाँ पर क्या कहा है हमको? सीपीएज कहते हैं कि जो भी आपका असेट है, टेंजिबल कैपिटल असेट है, जो भी आपका फिक्स्ड असेट है आपके बिजनेस के अंदर, वो फिक्स्ड असेट्स में से आप कुछ सैल्वेज वैल्यू लेस कर दो। तो सैल्वेज वैल्यू क्या होता है? उसका लास्ट वैल्यू की उसको बेच करके हमको मिनिमम 1000 रुपये तो मिलना ही है, तो वो वहाँ पर क्या बन गया हमारा? सैल्वेज वैल्यू बना, मतलब स्क्रैप वैल्यू बन गया। उसको भंगार में जब बेचेंगे ना हम, तो वो भंगार से हमको 1000 रुपये तो उसका मिलना ही है, तो वो 1000 रुपये क्या हो जाएगा? सैल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू हो जाएगा। ओवर द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द यूनिट, जो कोई भी आपका प्रोडक्ट होगा, जो कोई भी एसेट होगा, उसका एक यूजफुल लाइफ होगा 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो वो एस्टिमेशन के ऊपर बेसिस करता है। वो 5 साल में भी खराब हो सकता है, 15 साल के बाद भी खराब हो सकता है, बट हमको एक एस्टिमेट लेना होता है कि कितने साल तक वो एसेट हमको बेनिफिट्स देगा। तो वो वाला ले करके फिर सिस्टमैटिक और रैशनल मैनर के अंदर उतना कॉस्ट उसमें से हर साल हम क्या करेंगे? लेस करते जाएंगे। नेक्स्ट, अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिप्रिसिएशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, वीडियो पॉज हो गया शायद, जस्ट अ सेकेंड। यस, थोड़ा सा लैग है वीडियो के अंदर, हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली। तो एक्चुअली एक्सटर्नल कैमरा बिठाया है, तो एक्सटर्नल कैमरा की वजह से कभी कभी इंटरनेट इशू अगर आता है तो वहाँ पर हमको लैग आ जाता है, ठीक है। तो आई होप अभी वीडियो फिर से क्लियर है। और अभी हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिप्रिसिएशन। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिप्रिसिएशन? तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिप्रिसिएशन ये कितने पॉइंट है? देखो 11 पॉइंट दिए गए, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। तो ये आपको खुद से अच्छे से पढ़ने हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है थियोरेटिकल 4 मार्क या 6 मार्क के लिए आपके पेपर के अंदर। तो मैं सिर्फ पढ़ के बताऊंगा, उसका मीनिंग, उसका क्या होता है, वो आपको ऑटोमेटिकली पढ़ के समझ जाएगा, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? डेफिनेशन,
Depreciation refers to permanent, continuous and gradual decrease in the utility value of the fixed assets, and it continues till the end of the useful life of the asset. Depreciation is charged against profit for a particular accounting period. जितना भी आपको प्रॉफिट हुआ है उसमें से वो डेप्रिसिएशन जो होता है वो चार्ज किया जाता है. नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज कंप्यूटेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर एंड रैशनल मैनर सिंस इट इज नॉट अ सडन लॉस. ये अचानक हुए वाला लॉस नहीं होता है, ये ग्रेजुअली हमारा लॉस होते जाता है. डेप्रिसिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ एक्सपायर्ड कॉस्ट एंड नॉट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड असेट्स. कैमरा के अंदर थोड़ा सा लैग है, थोड़ा सा मेरे को कोऑपरेट करना है. आपको मेरा आवाज़ और स्क्रीन अच्छे से दिख रही है तो आप वो अच्छे से देखेंगे, ना कि मेरे कैमरा के ऊपर ध्यान देंगे या मेरे पिक्चर के. मुझे देख के कुछ नहीं होने वाला है, मेरा आवाज़ और मेरी स्क्रीन आपको ज़्यादा देखनी है, ठीक है. तो डेप्रिसिएशन इज प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ एक्सपायर्ड कॉस्ट एंड नॉट वैल्यूएशन ऑफ द फिक्स्ड असेट्स. जो भी आपका एक्सपायर्ड कॉस्ट होता है, मतलब 10,000 की चीज़ लाई थी, उसमें से 2,000 रुपये का अभी एक्सपायर हो गया तो उतना आपका डिप्रिसिएशन बन जाएगा. क्योंकि 2,000 अभी 8,000 के ऊपर तो उसका वैल्यू हमको मिलना ही नहीं है, तो वो क्या बन जाएगा, वहाँ पर एक्सपायर्ड कॉस्ट बन जाएगा. तो वो हमारा डिप्रिसिएशन होता है उस साल का. इसके बाद व्हेन व्हाटएवर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डिप्रिसिएशन इज फॉलोड, द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन कैन नेवर बी कैलकुलेटेड, इट कैन ओनली बी एस्टिमेटेड. चाहे आप कोई भी मेथड यूज कर लो डिप्रिसिएशन की, बट आपको हमेशा जो डिप्रिसिएशन की वैल्यू आएगी ना, वो एस्टिमेशन के बेसिस पे ही आएगी. उसका एग्जैक्ट वैल्यू हम जिंदगी में कभी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा का पूरा डिप्रिसिएशन या कंसेप्ट ही एस्टिमेशन के ऊपर बना है, ठीक है. क्योंकि हमको देखो ऊपर ही बोला गया था एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट. तो एस्टिमेटेड लाइफ हम कभी भी निकाल नहीं सकते, वो एक दिन में भी खराब हो सकता है, या एक साल में भी हो सकता है, या 10 साल में भी हो सकता है, या फिर कभी खराब भी ना हो, कुछ बता नहीं सकते हम. बट एट लास्ट मशीन है, मशीन तो खराब होना ही है, या फिर कुछ भी प्रोडक्ट है वो खराब तो होना ही है, उसको यूजफुल लाइफ तो रहेगी ही, ठीक है. तो डेप्रिसिएशन इज कॉज्ड ड्यू टू फिजिकल फैक्टर्स एंड फंक्शनल फैक्टर्स. इसके बाद द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेप्रिसिएशन आर to maintain the nominal capital invested in fixed assets, to allocate the expired portion of the cost of fixed assets over the number of accounting periods, ठीक है. इसके बाद ये फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स हो गए डिप्रिसिएशन के, कि डिप्रिसिएशन किस चीज़ के लिए काम में आता है. इसके बाद डिप्रिसिएशन इज मस्ट, इट ऑलवेज टेक्स प्लेस वेदर द असेट इज केयरफुली हैंडल्ड और निग्लेक्टेड. If the market value of the fixed assets is fluctuating, the same does not affect the amount of depreciation so made on the respective assets. जो भी आपका मार्केट वैल्यू होगा आपके फिक्स्ड असेट का, वो आपके जो भी एसेट्स हो गए उसके ऊपर फ्लक्चुएट नहीं होता है, वो एक फिक्स्ड अमाउंट रहता है और डिप्रिसिएशन के साथ साथ वो कम होते जाता है. The depreciation is calculated in respect of fixed assets only, that is plant and machinery, furniture, building वगैरह वगैरह जो होता है ना, उसके ऊपर ही depreciation जो है वो चार्ज होता है. Total depreciation cannot exceed its depreciable value or original cost where the scrap value is nil. डेप्रिसिएशन कभी भी उस प्रोडक्ट के वैल्यू के ऊपर आप नहीं दे सकते हो, वो वैल्यू 0 होने तक ही आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हो आपके कोई भी फिक्स्ड असेट्स के ऊपर. अभी कॉजेस ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हमको क्यों लगाना पड़ता है हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर. तो सबसे पहले फिजिकल वेयर एंड टियर रिजल्टिंग फ्रॉम यूज. आपके अलग अलग यूज के वजह से उसका फिजिकल वेयर एंड टियर होता है. मतलब ही क्या, हिंदी में उसकी घिसाई होती है. कोई भी आप मशीनरी यूज कर रहे हो तो मशीनरी धीरे धीरे वक्त के साथ क्या होती है, ओल्ड होती चली जाती है और उसके पार्ट्स खराब होना चालू हो जाता है या कुछ डिफेक्ट आना चालू हो जाता है. तो वो फिजिकल वेयर एंड टियर जो होता है उस वजह से भी हमको हमारे जो भी
फिक्स्ड असेट्स है उनको डेप्रिसिएशन लगाना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है यहाँ पर, फिजिकल डिटोरियोरेशन, बहुत डिफिकल्ट वर्ड है, डिटेरियोरेशन रिजल्टिंग फ्रॉम एटमॉस्फेरिक एक्सपोजर। एटमॉस्फेयर के वजह से आपके कुछ प्रोडक्ट जो है वो खराब हो रहे हैं। समझो लोहा होता है, करेक्ट, लोहा टाइम के साथ क्या हो जाता है, उसके ऊपर रस्ट लग जाता है। तो आयरन रस्ट लगने की वजह से क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक एक्सपोजर की वजह से। क्या, क्योंकि लोहे को अगर एक ही जगह रख दो तो उसको वो सड़ जाएगा, वो सड़ क्यों जाएगा, उसके ऊपर रस्टिंग लग जाएगा। तो वो रस्टिंग किस वजह से लगता है, एटमॉस्फेयर की वजह से लगता है। तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, फिजिकल डिटेरियोरेशन हो जाएगा। उसके वजह से भी हमको वहाँ पर जो है क्या बोल सकते हैं, हमको डेप्रिसिएशन लगाना बहुत ज़रूरी होता है। पैसेज ऑफ टाइम, विद द टाइम कोई भी मशीनरी, कोई भी फर्नीचर क्या होता है, धीरे धीरे यूजलेस होते जाता है। तो वो यूजलेस होने की वजह से हमको उसके क्या होता है, डेप्रिसिएशन लगाना ज़रूरी होता है। उसके बाद डिप्लीशन, व्हाट इज डिप्लीशन, वेस्टिंग असेट्स सच एज माइंस एंड क्वेरीज lose their value because they get exhausted on account of continuous extractions। अभी देखो कुछ माइंस वगैरह चलती है, वो माइंस के अंदर कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन होते रहता है अलग अलग चीज़ों का। तो वो धीरे धीरे क्या होता है, कम होते जाता है। तो उसको डिप्लीशन आ जाता है कम होने की वजह से। तो वो डिप्लीशन आने की वजह से भी हमको क्या करना पड़ता है, वहाँ पर हमको डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है। और एब्सोल्यूशंस का मीनिंग क्या है, समटाइम्स एन असेट बिकम्स यूजलेस बिकॉज ऑफ टेक्निकल चेंजेस विद इन द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के अंदर कुछ समझो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ही बदल गया, उसके लिए अभी हमको पुराना जो मशीनरी था वो तो लगना ही नहीं है। तो अभी हमको नया मशीनरी लगना है। तो पुराना मशीनरी का क्या करोगे, तो उसके लिए भी हमको ग्रेजुअली वहाँ पर डेप्रिसिएशन लगाना ज़रूरी होता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, टू असरटेन द करेक्ट प्रॉफिट। आप अगर डिप्रिसिएशन ठीक से लगाओगे आपके बिजनेस के अंदर, आपके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर, तो आपका जो ईयर एंड प्रॉफिट आएगा वो एक करेक्ट अमाउंट आएगी, ना कि हाइप्ड फिगर आएगी। हाइप्ड फिगर आ गई तो वो ज़्यादा का प्रॉफिट दिख जाएगा, बराबर, और टैक्स भी ज़्यादा भरना पड़ेगा फिर। तो ऐसा ना हो, इसलिए हमको डिप्रिसिएशन भी लगाना पड़ता है। टू प्रेजेंट ट्रू एंड फाइनेंशियल पोजीशन, आपके बिजनेस के अंदर आपकी एक अच्छी इमेज, ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन जो है आपकी, लॉस में चल रहा है, प्रॉफिट में चल रहा है, या इक्विलिब्रियम पे चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो देखने के लिए भी डिप्रिसिएशन बहुत काम करता है। अगर डिप्रिसिएशन लगाया नहीं तो हमारे असेट्स जो है वो ओवर स्टेटेड दिखेंगे हमारे बैलेंस शीट के अंदर, बराबर। तो वो ओवर स्टेटेड दिखेंगे तो क्या हो जाएगा, उसको बेचते समय क्या आ जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगा। उसके बाद टू मेक प्रोविजन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स, कुछ समय के बाद हमको फिक्स्ड असेट्स हमेशा रिप्लेस करने पड़ते हैं। समझो एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, तो एक मशीन अगर वो 10 साल यूज कर रहे तो वो 10 साल के बाद उनको बदलना उसको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नए टेक्नोलॉजी के साथ, नए फीचर्स के साथ आपको नए मशीनरी के अंदर अपग्रेड करना इज़ दैट इम्पॉर्टेंट कि आपको रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स के जो भी प्रोविजंस होंगे वो हर साल करते जाने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट, टू असरटेन द प्रॉपर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, आपका जो भी प्रोडक्ट आपके पास है, मतलब आपके फिक्स्ड असेट्स के अंदर है, वो प्रोडक्ट आप अच्छे से क्या करोगे, वहाँ पर कॉस्टिंग उसका करोगे। उसका मतलब क्या है, समझो मैंने एक फर्नीचर खरीदा था 10,000 रुपये का, और बाद में वो क्या हो गया, मेरा 5 साल मैंने यूज़ कर लिया और अभी उसके मेरे को कितने मिल रहे, सिर्फ 2,000 रुपये मिल रहे। तो वो एक प्रॉपर कॉस्ट के ऊपर मेरे को उसको लाना पड़ेगा, मतलब 2,000 की वैल्यू के ऊपर उसको लाना पड़ेगा, नहीं तो मेरा उस साल के अंदर बहुत सारा लॉस दिख जाएगा, करेक्ट, उसको बेचने के ऊपर। तो ऐसा ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, हर साल उसको डेप्रिसिएशन लगाते हैं। फिर टू मेंटेन द कैपिटल इन्वेस्टेड in the cost of asset intact in the business so that it can be reinvested in the profit earning process।
जो भी आपने आपका कैपिटल आपके फिक्स्ड असेट्स खरीदने में लगाया है उनको डेप्रिसिएशन के बाद फिर से री इन्वेस्ट करके जो प्रॉफिट आप कमा रहे हो, जो ट्रेड कर रहे हो, उसके अंदर आपको लगाना ज़रूरी होता है। उसके बाद टू डिराइव मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट एज इट इज़ अलाउड एक्सपेंस, टैक्सेशन के अंदर डेप्रिसिएशन इज़ एन अलाउड एक्सपेंस, हेंस अच्छा से अच्छा हमको टैक्स बेनिफिट मिले इसलिए भी हमको डेप्रिसिएशन लगाना बहुत ज़रूरी है। To meet the legal requirements, in case of joint stock companies, it is necessary to charge depreciation on fixed assets before declaring the dividends. जो भी कंपनीज हमारे यहाँ रजिस्टर्ड होती है वो कंपनीज जब डिविडेंड इशू देती है ना अपने शेयर होल्डर्स को, तो उसके पहले उनको डेप्रिसिएशन चार्ज करना इज कंपलसरी, ये लीगल रिक्वायरमेंट है, कंपनीज एक्ट के अंदर कहा गया है। तो ये भी आपको अच्छे से समझना है। फिर फैक्टर्स इन द मेजरमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, अभी ये वाले आप खुद से पढ़ोगे कि क्या क्या ये होता है, उसके अंदर यूज होता है डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। तो मैं एक बता दूँ, ओरिजिनल कॉस्ट आती है, एडिशंस अगर कुछ किए होंगे वो आएंगे, उसके बाद एस्टिमेटेड वैल्यू आएगी उसकी और स्क्रैप वैल्यू आएगी, और उसके बाद बाकी के वर्किंग आवर्स, रिपेयर्स, ये अलग अलग डेप्रिसिएशन मेथड के हिसाब से ये चेंज होते जाएंगे। अभी अकाउंटिंग कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएबल असेट्स आर द असेट्स विच आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, you have a useful life, limited useful life and held by the organization for the use in the production of supply of goods and services। ठीक है, डिप्रिसिएबल असेट्स क्या होते हैं उसका डेफिनेशन है, जो ऊपर मैंने समझा दिया है क्या होता है करके। नेक्स्ट, पर्पज ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, ये ऊपर वाला पार्ट आपको पढ़ना है, नहीं पढ़ा तो भी इतना रिलेवेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो पर्पज ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के अंदर क्या है, द प्राइमरी पर्पज ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग इज कॉस्ट एलोकेशन, जो भी आपके कॉस्ट आ रहे हैं बिजनेस के उसको अच्छे से एलोकेट करना। उसके बाद अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो इस चैप्टर के अंदर है, अभी तक हमने ऊपर क्या पढ़ा, थियोरेटिकल पार्ट पढ़ा, डेप्रिसिएशन क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स, वो सब चिल्लर पार्ट है, इसका ज़्यादा आपको रिलेवेंस नहीं है एग्जाम में, बट अगर थियरी क्वेश्चन आ गया गलती से तो वो थियरी आपको सॉल्व करते आने चाहिए, इसलिए आपको वो भी पढ़ना ज़रूरी है। अभी यहाँ से आगे जो आएगा डेप्रिसिएशन के जर्नल एंट्रीज, लेजर अकाउंट बनाना, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 1 मिनट या 2 मिनट के ब्रेक के बाद स्टार्ट करते हैं, सब लोग पानी पियेंगे, कुछ खाएंगे और फिर नेक्स्ट सेशन के लिए, मतलब नेक्स्ट हमारे पढ़ना जो है हमको जर्नल एंट्रीज, उसके लिए रेडी रहेंगे। ये सारे प्रॉब्लम्स हमको सॉल्व करने हैं अच्छे से नोटबुक के अंदर। मैं आपको 2-3 सॉल्व करके दिखाऊंगा, बाकी के आपके खुद सॉल्व करने वाले हो। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा जर्नल एंट्रीज वाला पार्ट। जर्नल एंट्रीज के अंदर हमको क्या पढ़ना है, ठीक है। तो हाउ अ जर्नल एंट्री इज पास्ड फॉर द चार्ज ऑफ डिप्रिसिएशन। तो
व्हेन द डिप्रिसिएशन इज डायरेक्टली चार्ज टू अ असेट अकाउंट, मतलब डिप्रिसिएशन आप डायरेक्टली चार्ज कर रहे हो और दूसरा एक पार्ट होता है आप प्रोविजन बना रहे हो उसके लिए, तो वो दो अलग अलग है। तो उसमें से अगर आपने डायरेक्ट चार्ज कर दिया तो आप क्या जर्नल एंट्री बनाओगे, हमको वो देखना है। तो डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन एक लॉस है। अगर एक लॉस है तो वो एक क्या बन जाएगा, एक नॉमिनल अकाउंट बन जाएगा। और अगर वो एक नॉमिनल अकाउंट बन रहा है तो हम लॉस को क्या करते हैं, यहाँ पर डेबिट करते हैं। तो हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट जो भी होगा ना वो हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा। जब अगर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होने के बाद हम उसको सेकंड इफेक्ट क्या देंगे, क्योंकि एवरी जर्नल एंट्री हैज़ टू इफेक्ट्स। तो डेप्रिसिएशन हमने लॉस तो बुक कर दिया, बट किस चीज़ से लॉस हुआ है, कौन से फिक्स्ड असेट्स का लॉस हुआ है, तो वो असेट्स जो भी होंगे ना आपके, वो असेट को आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर क्रेडिट करना पड़ेगा आपके बुक्स के अंदर। मतलब ये हमारे असेट में क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। वो डेबिट बैलेंस को कम करने के लिए हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो असेट अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, वहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री हमारी क्या बन जाएगी, डिप्रिसिएशन की एंट्री, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, ये क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पर जर्नल एंट्री बन जाएगा, जो डिप्रिसिएशन को चार्ज करने के लिए हमको यूजफुल है। तो द असेट अकाउंट इन केस अपीयर्स इट एज reduced to value, the balance sheet that is कॉस्ट और बुक वैल्यू जो भी होगा लेस डेप्रिसिएशन फॉर अकाउंटिंग पीरियड आप लिखोगे, और जो भी बैलेंस आएगा वो आपके बैलेंस शीट के अंदर दिखेगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या हो जाएगा आपका, बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। जो भी आपने ऊपर यहाँ पर देखो डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट किया था, मतलब आप जो आपने एक्सपेंस दिखाया था वो एक आप क्या कर दोगे, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। अब देखो डेप्रिसिएशन को डेबिट बैलेंस था, ट्रांसफर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो हम डेप्रिसिएशन अकाउंट को यहाँ पर क्रेडिट करेंगे, और किस चीज़ को हम डेबिट करेंगे, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, क्योंकि क्या वो हमारा खर्चा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और टू हमारा क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट आ जाएगा। तो ये हमारी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ट्रांसफ़र करने की एंट्री हो गई। इसके बाद नेक्स्ट, अगर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन हमने यहाँ पर बनाया है हमारे बुक्स के अंदर, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन क्यों बनाया जाता है, आपको आपके बैलेंस शीट के अंदर आपके फिक्स्ड असेट्स की ट्रू वैल्यू दिखानी है जो ओरिजिनल प्राइस थी वो, और साथ साथ में आपको डिप्रिसिएशन भी चार्ज करना है। तो उस चीज़ के लिए आप क्या करते हो, यहाँ पर प्रोविजन क्रिएट कर देते हो डिप्रिसिएशन का। तो वो प्रोविजन क्रिएट करने की वजह से क्या आ जाता है, हमारा एक अलग अकाउंटिंग इफेक्ट आ जाता है। तो अभी देखते हैं वो कैसे दिखता है। तो अगर आप प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन कर रहे हो तो फॉर चार्जिंग डिप्रिसिएशन आपका एंट्री आएगा डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। मतलब आप फिक्स्ड असेट्स को क्रेडिट ना करते हुए आप क्या करोगे, प्रोविजन अकाउंट को क्रेडिट करोगे। प्रोविजन अकाउंट क्या बन जाएगा हमारा, एक यहाँ पर लाइबिलिटी बन जाएगा। प्रोविजंस हमेशा क्या होते हैं, लाइबिलिटी में आते हैं। तो प्रोविजन अकाउंट ये हम बोल सकते हैं पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। तो ये हो गई हमारी डिप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री। अभी वो डिप्रिसिएशन हमको ट्रांसफ़र करना है कहाँ पर, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम डेबिट करेंगे, और टू डिप्रिसिएशन अकाउंट हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इन दिस मेथड द अकाउंट asset account is not affected by the amount of depreciation, and the value of assets appears in the ledger and the balance sheet at its original cost। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपको आपके असेट का वैल्यू कम नहीं करना है, आपके बुक्स के अंदर वो ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर दिखेगा, और जो भी आपका अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन है वो कहाँ कैसे लिखा जाएगा, एक्यूमुलेटेड कर दिया जाएगा इन द प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। आपका जो भी प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा उसके अंदर वो वैल्यू क्या हो जाएगा, वहाँ पर मिक्स हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, हर साल का उसके अंदर चला जाएगा। When the asset is sold or discarded or exchanged with the new asset, तब आप क्या करोगे। वीडियो लैग है, ज़्यादा
टेंशन लेने का नहीं, रिकॉर्डिंग चल रहा है, मेरा आवाज़ आ रहा है, आपको सुनना है और पढ़ने पर ध्यान देना है, ठीक है। तो अगर आपने वो असेट सेल कर दिया, वो असेट ट्रांसफ़र कर दिया, वो असेट स्क्रैप कर दिया, तो आपने जो ये प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन मेथड यूज़ किया था ना, उसके अंदर आप फिर उसको डिप्रिसिएशन कैसे चार्ज करोगे, तो आप क्या करोगे, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट जो भी आपके बुक्स में होगा उसको आप डेबिट करोगे, और जो भी आपका रिलेवेंट असेट होगा उसको आप क्रेडिट करोगे। उससे क्या हो जाएगा, वो डिप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली उस असेट को चार्ज हो जाएगा। जो हम ऊपर कर रहे थे, डायरेक्टली चार्ज कर रहे थे डिप्रिसिएशन टू फिक्स्ड असेट्स, उसके सिवा यहाँ पर क्या किया है, थोड़ा घुमा फिरा कर आपको असेट्स का डिप्रिसिएशन चार्ज किया गया है। नेक्स्ट, अभी ये प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन कैसे दिखेगा आपके बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। तो नॉर्मली प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन ये लाइबिलिटीज साइड में दिखता है हमारे रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर, या तो कुछ एक्यूमुलेटेड प्रोविजंस जो बनते हैं लाइबिलिटीज के अंदर, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज के अंदर हमको ये दिखाना पड़ता है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में नहीं है, ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज के अंदर आएगा, ठीक है, या फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के अंदर आएगा, एज द इफेक्ट में भी, जैसा भी उसका इफेक्ट होता वैसे। उसके बाद अगर आप उसको चार्ज कर रहे हो तो आपके बैलेंस शीट के अंदर जो भी असेट होगा वो असेट में से आप डिप्रिसिएशन क्या कर दोगे, लेस कर दोगे, और वहाँ पर आपका अमाउंट लिखा जाएगा बैलेंस शीट के अंदर वो असेट के सामने। उसके बाद अभी मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन के लिए कौन कौन से मेथड्स हमको दिए गए, तो ये 10 मेथड्स है टोटल, बट इन 10 में से आपके सिलेबस के अंदर सिर्फ 2 मेथड्स है। वो है एक फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड जो पहले दिया गया है, और एक डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड जो बाद में एक यहाँ पर दिया गया है, देखो। तो इसके ही अलग नाम है दो, ये ICSI ने थोड़े डिफिकल्ट नाम दे दिए आपको। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड जो है उसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है, SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड डिप्रिसिएशन कहते हैं। और डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड मतलब क्या है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, तो WDV बोलते हैं उसको, एक SLM और एक WDV। तो ऐसे 2 मेथड्स आपके सिलेबस के अंदर हमको यहाँ पर दिए गए हैं। बाकी के ये जो 8 है ये आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए इसलिए पढ़ने हैं, और रियल लाइफ के अंदर भी मोस्टली ये 2 मेथड्स ही यहाँ पर क्या होते हैं, यूज किए जाते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द डिप्रिसिएशन। तो हम स्टार्ट करते हैं अभी इसको पढ़ना कि ये क्या, कैसे इसके फॉर्मूलाज है, कैसे डिप्रिसिएशन फाइंड किया जाता है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड देखो यहाँ पर दिया गया है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला क्या है, अभी डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का हम वो देखेंगे। तो डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द फिक्स्ड असेट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ द असेट इन नंबर ऑफ ईयर्स। ईयर्स के हिसाब से आपको डिप्रिसिएशन निकालना है, और उसका ही परसेंटेज आप कैसे निकालोगे, जो भी आपका डिप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा डिवाइड बाय ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड असेट इंटू ₹100, सॉरी इंटू 100 करने से क्या हो जाता है, यहाँ पर परसेंटेज निकल जाता है। तो डिप्रिसिएशन का मैं अभी फॉर्मूला समझाता हूँ। देखो, मेरा असेट मैंने परचेज किया है 10,000 रुपीज़ को, मेरा स्क्रैप वैल्यू उसका है 1,000 रुपीज़, और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ जो है मेरा वो है 10 ईयर्स। तो अभी मेरा डिप्रिसिएशन का अमाउंट कैसे आएगा, देखो। डिप्रिसिएशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ओरिजिनल फिक्स्ड कॉस्ट की क्या होगी, उसकी वैल्यू फिक्स्ड असेट की हमारी होगी 10,000। उसमें से हमारा एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू कितना है, हमारा स्क्रैप वैल्यू है यहाँ पर 1,000 रुपीज़। तो ऊपर हमारा कितना बचा, 10,000 माइनस जो है हमारा यहाँ पर 1,000, ये बच गया हमारा 9,000। अब 9,000 डिवाइड बाय 10 ईयर्स, 10 यूजफुल लाइफ हमारी कितनी थी, 10 ईयर्स थी। तो वहाँ पर क्या हो गया, यहाँ ये हमारा यूजफुल लाइफ की वजह से उसको ईयरली हमको कितना डिप्रिसिएशन चार्ज करना है उसका अमाउंट मिल गया।
तो वो अमाउंट हमारा कितना आ जाएगा, 9000 डिवाइड बाई 10 ईयर्स इज इक्वल टू 900 रुपीज़ पर ईयर। ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर वैल्यू बन जाएगा हमारे डिप्रिसिएशन का। इसके बाद ये कुछ चीज़ें हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज है, ये भी आपने खुद से पढ़ने हैं। और अभी हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड का एक इलस्ट्रेशन दिया गया है, वो इलस्ट्रेशन हम यहाँ पर देखेंगे। मैं आपको ये बिना आंसर देखे क्या करना है, सॉल्व करना है आपके नोटबुक में मेरे साथ। मैं यहाँ पर एक्सेल के ऊपर सॉल्व करूँगा और आपको साथ साथ में क्या करना है, मेरे साथ इधर आपके नोटबुक के अंदर उसको लिखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अभी। क्वेश्चन पढ़ेंगे सबसे पहले। यस, क्वेश्चन क्या है देखो अभी। क्वेश्चन है, अ फर्म acquired a machinery on 1st July 22 at a cost of 45,000 and spent rupees 5,000 for its installation. The firm writes off depreciation at 10% per annum on original cost every year. The books are closed on 31st March every year. Show the machinery account and depreciation account for 3 years. आपने एक मशीनरी परचेज की है, वो मशीनरी आपकी क्या है यहाँ पर, जस्ट अ सेकेंड, यस, थोड़ा सा लैग है सिस्टम के अंदर, जस्ट 2 मिनट। हाँ, अभी हम क्या करेंगे यहाँ पर, इन द बुक्स ऑफ फर्म, जो भी आपका फर्म होगा, ठीक है। स्टार्ट कैसे करेंगे हम, आंसर देखो। इन द बुक्स ऑफ द फर्म, आपको यहाँ पर जो भी फर्म का नाम दिया होगा क्वेश्चन में वो लिखना है। फिर आप यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे डिप्रिसिएशन अकाउंट, सॉरी, आप पहला आपका आएगा मशीनरी अकाउंट, जो भी आपको फिक्स्ड एसेट दिया है वो, और उसके बाद आएगा डिप्रिसिएशन अकाउंट इफ आपको कहा गया है क्वेश्चन के अंदर। अभी हम क्या करेंगे, डेट, पर्टिकुलर्स और हमारा जो भी अमाउंट होगा उसके आप कॉलम्स बनाओगे, ठीक है। 2 कॉलम्स बनाते हैं। ये क्या बन गया, अभी यहाँ पर हमारा अकाउंट बन गया मशीनरी का, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज़ में, फिर से डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट रुपीज़ में, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगी, हमारी क्रेडिट साइड आ जाएगी और यहाँ पर आ जाएगा हमारा डेबिट साइड। अभी हम स्टार्ट करते हैं और साथ में हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, हमारा मशीनरी अकाउंट भी बना लेंगे, सॉरी डिप्रिसिएशन अकाउंट भी बना लेंगे। मशीनरी बना लिया, अभी डिप्रिसिएशन भी बना लेंगे अकाउंट, और उसका भी हमारा सेम फॉर्मेट आएगा, कैसे, ये वाला। तो अभी ये हमारा हो गया फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग आपको पेन, पेंसिल, स्केल लेकर के आपके
जो भी नोटबुक होगा उसके अंदर करनी है, ठीक है। तो अभी हमारा क्या आ गया है, मेरे छुप रहा होगा, मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ। ये हो गया हमारा आंसर का अभी फॉर्मेट, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, हमको क्या दिया गया है 1 जुलाई 2022, ये हमको दिया गया है यहाँ पर 1 जुलाई 2022। जस्ट अ सेकेंड, मैं कैलकुलेटर भी लेके आता हूँ, आपको कैलकुलेटर लगेगा इसके अंदर। मैंने कैलकुलेटर लाया नहीं था, जस्ट 2 सेकेंड आप मेरे को दे दो, मैं कैलकुलेटर भी यहाँ पर लेकर आता हूँ। जस्ट 2 सेकेंड्स। हाँ, यस, हमारा कैलकुलेटर जो है वो आ गया है। आपको भी देखो ये वाला कैलकुलेटर यूज करना है हर जगह पर, जिसके अंदर मेमोरी प्लस होगा, मेमोरी माइनस होगा और मेमोरी रिकॉल, ये 3 बटन हो गए। और साथ में ही आपको ऐसा फंक्शन वाला जो भी कैलकुलेटर आपको मिलेगा वो लाना है, ठीक है। CAC ये दोनों बटन उसके अंदर होने चाहिए इस साइड पे, ठीक है। और एक GT वाला बटन भी आपको होना चाहिए, ग्रैंड टोटल वाला बटन भी आपके कैलकुलेटर के अंदर आना चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसा वाला कैलकुलेटर आप लेके आओगे, कोई भी कंपनी का चलेगा। ये 4 फंक्शंस होने चाहिए, मेमोरी प्लस, मेमोरी माइनस, मेमोरी रिकॉल और ग्रैंड टोटल GT। ये 4 फंक्शंस आपके कैलसी में होना ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, देखो सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे अभी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे 1 जुलाई 2022 से। तो हमारी डेट क्या आ जाएगी यहाँ पर 01/07/2022, ये क्या आ गई हमारी यहाँ पर डेट आ गई। उसके बाद अभी हमारे यहाँ क्या हो रहा है, मशीनरी परचेस हो रही है। मशीनरी परचेस हो रही है तो हम क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू हमारा क्या होगा, कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हमेशा बैंक से लेंगे, ठीक है। कैश यूज़ नहीं करेंगे, हम बैंक अकाउंट यूज़ करेंगे। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 45,000 रुपीज़। साथ में ही हम क्या कर रहे हैं, उसको इंस्टॉलेशन के लिए 5,000 रुपीज़ पे कर रहे हैं। तो टू इंस्टॉलेशन भी हमारा मशीनरी में ही आ जाएगा। ये देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप कुछ नया असेट परचेस करते हो ना, तो उसको परचेस की वैल्यू से लेकर के उसको यूजफुल कंडीशन में लाने तक जितना भी खर्चा होगा ना आपका, वो सारा खर्चा आपका किस चीज़ को दोगे आप, आपके बुक्स के अंदर आपके मशीनरी अकाउंट को वो दोगे। तो ये हमारा 5,000 रुपीज़ इंस्टॉलेशन का खर्चा भी इसी के अंदर आ जाएगा। अभी इस साल का हमारा जो भी परचेस था वो हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अब डिप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो डिप्रिसिएशन हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अभी देखो यहाँ पर हमारा टोटल परचेस कितना हुआ है, मतलब टोटल उस जो भी आपकी मशीनरी है उसकी वैल्यू कितनी है आपके बिजनेस के अंदर अभी करंटली। तो वैल्यू है आपकी वहाँ पर ₹50,000, ये दो मिला करके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी ₹50,000। यही वैल्यू आप क्या करोगे, यही वैल्यू आप यहाँ पर भी लिख दोगे, आपका बैलेंस जो भी फिगर होगा आपके अकाउंट का। इसको मैं बोल्ड में लिख देता हूँ, मतलब आपको वो समझ जाएगा कि यहाँ पर टोटल लिखा हुआ है। अभी हम क्या करेंगे, 31 मार्च 2023 को इसका पहला डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, बराबर। तो 31 मार्च 2023 तक इसका कितना ये आता है वो देखते हैं हम। अभी हमको क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया देखते हैं सबसे पहले।
the firm writes off depreciation at 10% per annum on the original cost every year. The books are closed on 31st March every year. Show the machinery account and depreciation account. अभी हमको देखो इसके अंदर क्या है, स्क्रैप वैल्यू नहीं दिया गया है. अगर स्क्रैप वैल्यू नहीं दिया गया है क्वेश्चन के अंदर तो आप इसको जीरो मानोगे, तो आपका स्क्रैप वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. तो अभी हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर में हमारा 45,000 प्लस 5,000 हमारा जो भी आ रहा है, 45,000 प्लस 5,000 50,000 का हमारा वैल्यू आएगा. वो 50,000 को हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड, मतलब अभी हमारा स्क्रैप वैल्यू नहीं है तो माइनस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. तो ऊपर क्या रहेगा, सिर्फ हमारा मतलब डायरेक्टली हम क्या करेंगे, 10% से उसको लेस कर देंगे. मतलब ही इसका 10% हमको वैल्यू क्या करना है, डिप्रिसिएट करना है. तो इनटू हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10% करेंगे. तो हमारा कितना आ गया है यहाँ पर वैल्यू, 5,000 रुपये. 5,000 रुपये हमको क्या करना है, डिप्रिसिएशन यहाँ पर चार्ज करना है. ठीक है, तो हम अभी इसका एंट्री कैसे करेंगे, देखो, बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट कितना आ जाएगा हमारा, 5,000 रुपये. और फिर हमारा बैलेंस कैरिड डाउन कितना हो जाएगा यहाँ पर, बाय बैलेंस कैरिड डाउन ₹45,000 बराबर. और यहाँ पर फिर 01/04/2023 में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हमारा आ जाएगा 45,000. ये हो गया हमारा एक साल का डिप्रिसिएशन चार्ज हो गया. अभी इसको ही हम नेक्स्ट क्या करेंगे, 31 मार्च 2024 को डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे. कितना, बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट. ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर हमको क्या करना है, डिप्रिसिएशन चार्ज करना है. तो कितना आ जाएगा हमारा, फिर से 5,000 रुपीज़ आ जाएगा. और हमारा बैलेंस कितना बच जाएगा, फिर 31/03/2024 को हमारा बैलेंस बच जाएगा. बाय बैलेंस कैरिड डाउन हमारा आ जाएगा 45,000 जो था, उसमें से माइनस 5,000 हमारा हो जाएगा यहाँ पर 40,000. और टोटल आएगी यहाँ पर 45,000 और 45,000. ठीक है, इसके बाद ये हो गया 2 साल का डिप्रिसिएशन चार्ज करके. अभी तीसरे साल का डिप्रिसिएशन हमको चार्ज करना है. तो तीसरे साल के लिए हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर 01/04/2024 को ये बैलेंस क्या हो जाएगा, ब्रॉट डाउन हो जाएगा. कितना हो जाएगा, 40,000 ब्रॉट डाउन होगा. और फिर हम 31 मार्च 2025 को डिप्रिसिएशन क्या करेंगे, चार्ज करेंगे. तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर, फिर से 5,000 ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर 10%. तो 5,000 हमने डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिया. और हमारा बैलेंस कितना आ जाएगा यहाँ पर, बाय बैलेंस कैरिड डाउन हमारा बन जाएगा 35,000. तो ये क्या हो गई हमारी यहाँ पर एंट्री हो गई, किस चीज़ की, डिप्रिसिएशन की, मशीनरी अकाउंट के अंदर. अब ये कैसे किया है मैं आपको ये समझाता हूँ. ठीक है, हमारी एंट्रीज देखो आप, इसके अंदर एंट्रीज के अंदर क्या दिया गया है हमको. तो सबसे पहले जो भी आपके डिप्रिसिएशन के खर्चे हैं हर साल को आपको क्या कहा गया था, 10% के हिसाब से कट होगा. कहाँ से होगा, ओरिजिनल कॉस्ट से. ओरिजिनल कॉस्ट हमारी कितनी थी, 50,000 रुपीज़ थी. तो ओरिजिनल कॉस्ट में से हमने क्या किया, हर साल डिप्रिसिएशन चार्ज किया 5,000. ठीक है, तो वो आपके क्रेडिट साइड में आ गया. उसी तरीके से सेम डिप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद आपको उसका एक इफेक्ट आपके डिप्रिसिएशन अकाउंट में भी दिखाना पड़ेगा. तो वो कैसे आएगा, तो 31/03/2023 को आपने पहला डिप्रिसिएशन चार्ज किया था
और किस चीज़ से किया था, मशीनरी अकाउंट से किया था, ठीक है। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट कितना बन जाएगा, 5,000 रुपये। उसको हम ईयर एंड के अंदर क्या करते हैं, 31/3/2023 को ही हम उसको बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम क्या करेंगे, उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 5,000 रुपया। और इसका टोटल हमको सिर्फ यहाँ पर कितना लिखना है, 5,000 रुपया लिखना है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन अकाउंट का पोस्टिंग बन जाएगा। इसके बाद फिर से हम 31/03/2024 को, 31 मार्च 24 को हम डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, टू मशीनरी अकाउंट कितना रुपीज़ से, 5,000 रुपीज़ से। और उसी दिन हम क्या करेंगे, उसको ट्रांसफ़र करेंगे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफ़र करने के बाद ये भी हमारा क्या बन जाएगा, उस साल का पोस्टिंग बन जाएगा। नेक्स्ट हम नेक्स्ट कब चार्ज कर रहे हैं, 31/03/2025 को। और किस चीज़ से, टू मशीनरी अकाउंट से हम चार्ज कर रहे हैं। तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा, 5,000 रुपीज़ हमने चार्ज किया था और उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ पर, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो वो भी क्या बन जाएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर, ₹5,000। और वही बैलेंसिंग हमारा हो जाएगा यहाँ पर, और ये अकाउंट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो अभी हम इसको मैच करते हैं हमारे मॉड्यूल के आंसर के साथ। मॉड्यूल के अंदर कैसा दिया है वो देखते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले टू बैंक, जो भी आपका परचेस था वो टू बैंक, वही इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस जो आपने पे किए वो वाले, वो हमने इंस्टॉलेशन के नाम से लिखे। आपको बैंक के नाम से ही लिखना है और ब्रैकेट में आप इंस्टॉलेशन लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे, फॉर मोर क्लैरिटी टू बैंक अकाउंट, और उसके सामने हम लिखेंगे इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये आ गया हमारा इंस्टॉलेशन का खर्चा। इसके बाद उस साल का हम डिप्रिसिएशन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं। इन्होंने ना ये रिटर्न डाउन वैल्यू से ले लिया, देखो यहाँ पर आंसर। इनकी बहुत बड़ी गलती है, ठीक है, बहुत बड़ी गलती है ICSI की। देखो हमको क्या कहा गया है क्वेश्चन के अंदर, ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर 10% डिप्रिसिएशन लेना है हर साल। अब इन्होंने क्या किया है, देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको। इन्होंने क्या लिया है, 50,000 पे डिप्रिसिएशन तो लिया है, बट ये 9 मंथ्स के लिए लिया है, ठीक है। यहाँ पर अभी देखो मेरे तरफ से गलती हो गई, मैंने पूरे साल का डिप्रिसिएशन 10% लगा दिया। अब देखो ये गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। अब ये मैंने यहाँ पर जो 5,000 लिखा है ना, ये 5,000 मेरा क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि ये पूरे साल के लिए तो मशीनरी था ही नहीं हमारे पास। ये था कहाँ से कहाँ तक, जुलाई से लेकर के मार्च तक, मतलब पहले 3 महीने, अप्रैल मई और जून, ये 3 महीने हमारे पास था ही नहीं मशीनरी। तो हम इसको अभी क्या करेंगे, फिर से कैलकुलेटर पे आ जाओ, हमारा आंसर जो है यहाँ पर गलत हो गया, ठीक है। तो अभी उसको फिर से सुधारने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारा 5,000 रुपीज़ का डिप्रिसिएशन आया था ना, वो 5,000 रुपीज़ के डिप्रिसिएशन को आपको 9 मंथ्स का डिप्रिसिएशन निकालना है। तो ये पूरा कितने मंथ्स का है, 12 मंथ्स का है। तो इसको आप क्या करोगे, यहाँ पर 5,000 डिवाइड बाय 12 मंथ्स करोगे, मतलब आपका मंथली डिप्रिसिएशन आ जाएगा। और उसको आप जो भी आंसर आएगा उसको आप मल्टीप्लाइड बाय 9 मंथ्स कर दोगे, तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो भी 9 मंथ्स का डिप्रिसिएशन है वो आ जाएगा। तो ये कितना आ रहा है, 3749.9999, मतलब ये कितना है, 3750 रुपीज़ का आपका डिप्रिसिएशन है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3750, और हमारा बैलेंस कितना बच जाएगा, फिर इसमें से 50,000 हम माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 46,250 रुपीज़। ये देखो यहाँ पर बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। तो ये आपको नहीं करनी है, मेरा दिमाग जो था वो ठिकाने पे नहीं था, इसलिए गलती हो गई, ठीक है।
बट आपको आपका माइंड शार्प रखना है, अच्छे से पूरा करना है, ठीक है। अभी इसके बाद जो भी आएगा ना उसको 5000 लेस होगा, 46,250 लेस 5000, हमारा बैलेंस यहाँ पर कितना बन जाएगा, 41,250 बन जाएगा। और ये टोटल हमारा 46,250 था, ये भी 46,250 था। और यहाँ पर कैरिड डाउन ब्रॉड डाउन हमारा होगा 41,250, और इसमें से फिर से ₹5000 लेस होंगे, 36,250 हमारा अमाउंट आ जाएगा। और 36,250 ये हमारा टोटल आ गया 36,250। और इसके बाद बैलेंस हमारा कैरिड डाउन जो भी था 36,250 रहेगा, ठीक है, एट द ईयर एंड। अभी देखो ये हमारे अकाउंट के साथ यहाँ पर मैच हो जाएगा। अभी देखो हमने 3 साल का यहाँ पर डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिया है। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर नेक्स्ट ईयर का कैरेट डाउन लिख सकते हो, नहीं लिखा तो भी कोई इशू नहीं है, इससे मार्क्स नहीं कटने वाले। तो ये हमारा क्या आ गया, यहाँ पर मशीनरी अकाउंट आ गया। और अभी यहाँ पर देखो इस वजह से हमारा डिप्रिसिएशन अकाउंट भी गलत हो गया। सबसे पहले ईयर में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3750 ही अमाउंट हमारा ट्रांसफ़र होगा प्रॉफिट एंड लॉस में, 3750, ठीक है। तो ये भी हमारा गलत हो गया था, इसको भी आप रेक्टिफाई करेंगे। और आई होप शायद मेरे से भी आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। तो ये जो आंसर दिया है ICSI ने ये करेक्ट है, और वही हमारा आंसर अभी आया है। तो आई होप ये आपको समझ गया है कि इसके अंदर क्या कहा गया है। अभी आता है नेक्स्ट हमारा मेथड। नेक्स्ट मेथड के अंदर रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर हमको डिप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट करना है। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में हम कैसे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, हमको ये देखना पड़ेगा सबसे पहले। तो रिटर्न डाउन वैल्यू में अभी हम देखते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला जो दिया गया है ना, ये फॉर्मूला बहुत डिफ़िकल्ट वाला दिया गया है। व्हाट इज़ रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड वगैरह ये आप पढ़ लोगे, उसके बाद ये देखो ये फॉर्मूला दिया गया है। ये फॉर्मूला जो है ना बहुत डिफ़िकल्ट वाला है, ये आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कैलकुलेटर के ऊपर सिखा दूंगा कि कैसे आपको रिटर्न डाउन वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और साथ साथ में आपको ये डिस्टिंक्शन बिटवीन भी दिया गया है, वो डिस्टिंक्शन बिटवीन आप खुद से पढ़ोगे और आपके एग्ज़ाम के अंदर वो आने के चांसेस है, तो आपको अच्छे से पढ़ के समझना है उसको। अभी हम डायरेक्टली इलस्ट्रेशन नंबर 2 यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर आपको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से, मतलब ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से क्या करना है, आपका जो भी दिया गया होगा क्वेश्चन वो सॉल्व करना है। तो अभी क्वेश्चन क्या है वो पढ़ते हैं, ठीक है। A firm acquired machinery on 1st July 22 at 45,000 and spent 5,000 on installation. Gives depreciation at 10% per annum on diminishing balance method. The year's books closed on 31st March every year and show machinery account and depreciation account for 3 years. Same question है, ऊपर जो illustration था वही सेम है, सिर्फ आपको इसमें क्या दिया गया है, इसमें आपको डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड मतलब ही रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड दिया गया है। तो अभी हम आंसर सॉल्व करेंगे, इस बार बिना गलती किए और बिना कुछ मिस्टेक करके। जो भी हमने ऊपर इस चीज़ में की थी ना, वो मिस्टेक हम फिर से नहीं करेंगे। अभी हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं हमारे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये सारी एंट्रीज ऐसे ही रहने देता हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर अमाउंट्स चेंज करूँगा, ठीक है। तो ये अमाउंट्स क्या हो जाएगी, हमारे यहाँ से डिलीट हो जाएगी। आपको पूरा फिर से लिखना है, पूरे फॉर्मेट्स बनाने हैं और अच्छे से यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो मैं वही फॉर्मेट मेरा यूज कर रहा हूँ, फिर से आपको नया लिखना है। तो फिर से हमारा क्या आ जाएगा, बैंक में परचेस का एंट्री आ जाएगा। मशीनरी अकाउंट एक्वायर्ड हमने किया था 1 जुलाई को, कितना 45,000 से, और हमारा इंस्टॉलेशन था उसका 5,000 रुपीज़। अब उस साल का हम डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो पहले साल का डिप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए हम क्या करेंगे, तो पहले साल का डिप्रिसिएशन चार्ज करने को हम हमारे असेट की वैल्यू लेंगे, कितना ₹50,000
माइनस करेंगे कितना परसेंट डिप्रिसिएशन दिया है, सॉरी माइनस नहीं, इनटू 50,000 इनटू मल्टीप्लाई बाय 10%, ये क्या आ गया हमारा यहाँ पर डिप्रिसिएशन का हमारा अमाउंट आ गया, कितना आ गया 5,000 रुपीज़। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, ये 5,000 क्या आ गया हमारा यहाँ पर डिप्रिसिएशन का वैल्यू आ गया। बट हमारा ये साल में मशीनरी जो था वो सिर्फ 9 मंथ्स के लिए बिजनेस में था, उसके पहले नहीं था। तो हम इसको क्या करेंगे 9 मंथ्स का डिप्रिसिएशन ही यहाँ पर चार्ज करेंगे। तो 9 मंथ्स का डिप्रिसिएशन हमारा कितना आ जाएगा 5,000 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12 मंथ्स, तो हमारा ये आ जाएगा 3750 रुपीज़। तो 3750 रुपीज़ हम क्या करेंगे चार्ज करेंगे, और फिर इसमें से माइनस 50,000 कर दिए तो हमारी क्या आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर, कितना 46,250। ये 46,250 हम क्या करेंगे यहाँ पर कैरी डाउन करेंगे, और हमारा टोटल इस वाले साल का कितना आ जाएगा 50,000, और बैलेंस ब्रॉट डाउन हमारा कितना हो गया 46,250। अभी जो नेक्स्ट ईयर आपको डिप्रिसिएशन चार्ज करना है 31 मार्च 2024 को जो आप डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे ना, वो डिप्रिसिएशन किस वैल्यू पे चार्ज करोगे। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का मतलब ही क्या होता है ना, आपने जो रिटर्न डाउन की है वैल्यू, ये जो वैल्यू आपने रिटर्न डाउन की है उस साल 46,250, इस अमाउंट पे आपका जितना भी परसेंटेज होगा वो आप चार्ज करोगे। तो हमारी रिटर्न डाउन कितनी थी 46,250 थी, और इस पे आप डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे कितना 10%, मल्टीप्लाई बाय 10% आपका आएगा 4,625 रुपीज़। तो 4,625 आपका क्या आ गया इस साल का डिप्रिसिएशन का अमाउंट आ गया। और वो आप अमाउंट अगर आपके 46,250 से आप लेस करते हो तो आपका बैलेंस कैरिड डाउन कितना आता है 4,1,625 रुपीज़। ये हमारा क्या हो गया सेकंड ईयर का डिप्रिसिएशन यहाँ पर चार्ज हो गया, और हमारा टोटल फिगर कितना आएगा 46,250। ये हो गया सेकंड ईयर का डिप्रिसिएशन। अभी हमने थर्ड ईयर के अंदर बैलेंस ब्रॉट डाउन किया है, कितना किया है 4,1,625 रुपीज़ हमने ब्रॉट डाउन किए, करेक्ट। अभी 4,1,625 पे हमको क्या करना है 4,1,625 के ऊपर हमको यहाँ पर हमारा जो भी डिप्रिसिएशन है रिटर्न डाउन वैल्यू के अंदर वो कैलकुलेट करना है। तो आप 4,1,625 मल्टीप्लाइड बाय 10% कितना आ रहा है हमारा 4,162.5। तो 4,162.5 को आप क्या कर दोगे 4,163 कर दोगे, ठीक है 4,163। आप 0.5 में भी लिख सकते हो या फिर राउंड ऑफ भी कर सकते हो। तो अभी राउंड ऑफ करने के बाद हमारा यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, जो भी बैलेंस कैरिड डाउन हमारा बनेगा वो बनेगा 37,462। ये क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पर बैलेंस बन जाएगा, और जो भी टोटल था हमारा 4,1,625 ये हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर टोटल बन जाएगा। और ये 3 साल का हमने फिर यहाँ पर क्या कर दिया डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिया रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अंदर। इसके बाद डिप्रिसिएशन अकाउंट, डिप्रिसिएशन अकाउंट में क्या क्या आएगा, तो सबसे पहले साल का आएगा 3,750 रुपीज़, वो प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफ़र होगा 3,750 रुपीज़, टोटल आएगी 3,750 रुपीज़। उसके बाद नेक्स्ट ईयर हमने 4,625 चार्ज किया था, वो भी हम प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफ़र करेंगे 4,625। फिर से हमको 4,625 का क्या आ जाएगा यहाँ पर टोटल आ जाएगा। और नेक्स्ट ईयर हमने कितना दिया था 4,163 रुपीज़ जो था वो हमने डिप्रिसिएशन चार्ज किया था। तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस को कितना जाएगा 4,163 रुपीज़ जाएगा, और बैलेंसिंग हमारा टोटल भी 4,163 ही आएगा डिप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर। डिप्रिसिएशन अकाउंट उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, आपने जितने भी डिप्रिसिएशन ऊपर फिक्स्ड असेट में चार्ज किए बस उसका पोस्टिंग आपको डिप्रिसिएशन अकाउंट में लिखना है, और वो ईयर का टोटल आपको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर देना है। ये रियल अकाउंट होने की वजह से, पर्सनल अकाउंट होने की वजह से आपको इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करता था, ये नॉमिनल अकाउंट है, इसको
आपको हमेशा क्या करना है, क्लोज करना होता है। तो आप इसको क्या करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देते हो, किसको, डिप्रिसिएशन अकाउंट को। तो यहाँ पर हमारा ये वाला आंसर अभी फाइनल हो गया। अभी हम चेक करते हैं मॉड्यूल के आंसर के साथ आपके बुक के अंदर क्या दिया गया है। तो देखो सबसे पहले ईयर की एंट्री, तो पहले ईयर की एंट्री यहाँ पर है हमको, देखो 3750, ये हमारी मैच हो गई। उसके बाद नेक्स्ट ईयर का हमारा डिप्रिसिएशन था 4625 यहाँ पर हो गया। उसके बाद 4163, ये भी हमारा क्या हो गया, मैच हो गया। और इसी के साथ साथ हमारा जो बैलेंसिंग नीचे हमको कैरिड डाउन करना था वो कितना आ गया, 37462, ये हमारा यहाँ पर आ गया। तो ये हमारा क्या बन गया, यहाँ पर मशीनरी अकाउंट बन गया। और साथ साथ में हमारा डिप्रिसिएशन अकाउंट भी यहाँ पर आ जाता है। तो ये हमने यहाँ पर 2 इलस्ट्रेशन सॉल्व किए हैं। ये 2 इलस्ट्रेशंस के अंदर आपको समझ गया होगा कि स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होती है, SLM क्या होता है, और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या होती है, WDV मेथड क्या होती है। तो द स्ट्रेट लाइन मेथड एंड डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड इज कवर्ड इन दिस लेसन, रेस्ट ऑफ द मेथड इज नॉट कवर्ड इन द सिलेबस। आपको बाकी के मेथड्स आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं है, आपके सिलेबस में भी नहीं है, आपको वो सीखने भी नहीं है, आपको सिर्फ ये 2 ही मेथड सीखने। अभी अगर चेंज इन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन हो गया तो आपको क्या करना है, आपको ये भी समझ में आना चाहिए, ठीक है। आपने पहले आप यूज कर रहे थे SLM और बाद में आपने क्या कर दिया, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को शिफ्ट कर दिया। तो आप फिर से उसको कैसे वैल्यूएशन करोगे, डिप्रिसिएशन कैसे निकालोगे, आपको ये पढ़ना है। तो अभी जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिया गया है ना डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग के लिए, ये AS6, यहाँ पर AS6 इन्होंने दिया है, बट AS6 अभी एज पर माई इंफॉर्मेशन ये डिलीट होकर के AS10 जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स है उसके अंदर ये मर्ज हो गया है। तो आपको AS6 देखना नहीं है, ये ICSI ने दिया है, बट एज पर ICAI जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाते हैं उनके हिसाब से ये AS6 जो है वो डिलीट होकर के AS10 के अंदर इसको मर्ज कर दिया है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या कहा गया है, तो डिप्रिसिएशन का मेथड जब भी चेंज होगा ना तो आपको रिकैलकुलेट करके उसके जो भी मेथड होगा उसके हिसाब से आपको वो डिप्रिसिएशन लिखना है, चार्ज करना है आपके असेट के ऊपर। तो स्टेप्स फॉर चेंज इन द मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन क्या आ जाएंगे हमारे यहाँ पर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ असेट बाय न्यू मेथड ऑन द डेट ऑफ चेंज। जिस भी दिन आपका डिप्रिसिएशन का मेथड चेंज होगा उस दिन आप वैल्यू ऑफ असेट फिर से फाइंड आउट करोगे कि उस दिन की आपकी वैल्यू कितनी है आपके असेट की। फिर कैलकुलेट द डिप्रिसिएशन ऑफ द पास्ट पीरियड ऑफ द असेट बाय बोथ द एग्जिस्टिंग एंड न्यू मेथड। जो भी आपका पास्ट पीरियड जो होगा उस हमारे क्या बोलते हैं उसको, जो भी आपका असेट होगा उसका आप दोनों मेथड से, मतलब आपकी पुरानी मेथड जो थी उससे भी और नई मेथड जो थी उससे भी आप क्या करोगे, डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे। फिर उन दोनों का आप डिफरेंस निकालोगे, जो भी आपके डिप्रिसिएशन आए ना दोनों मेथड से, वो दोनों मेथड से डिप्रिसिएशन आने के बाद वो अमाउंट का आप डिफरेंस बिटवीन निकालोगे। और जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस वी हैव टू एडजस्ट टू द करंट ईयर्स असेट अकाउंट बाय गिविंग अ डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट टू दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर कुछ लॉस हो रहा है तो हम लॉस दिखाएंगे, या फिर कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो हम प्रॉफिट दिखाएंगे ड्यू टू द चेंज ऑफ मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन। तो इस चीज़ का हमको फिर से अभी क्या दिया गया है, इलस्ट्रेशन दिया गया है। तो ये इलस्ट्रेशन अभी हम सॉल्व करेंगे। इसके अंदर आपको अच्छे से क्लैरिटी आएगी कि कैसे हमको ये समझना है कि चेंज इन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन कैसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो अभी हमको दिया गया M लिमिटेड डिप्रिसिएट्स अ मशीनरी एट 10% पर एनम अकॉर्डिंग टू डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, WDV ये यूज कर रहे हैं। 1 अप्रैल 2024 को इनका बैलेंस था 4,86,000 एंड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड
31st March 2025, the machinery purchased on 1st April 2022 for rupees 60,000 was sold for rupees 40,000 on 1st October 2024, and a new machinery costing 70,000 was purchased and installed on the same day, and installation charges are rupees 5,000. The company wants to change the method of depreciation from diminishing balance method to straight line method with effect from 1st April 2022 and adjust the difference before the 31st March 2025. The rate of depreciation remaining the same as before. State the machinery account for the year ended 31st March 2025. देखो अच्छा खासा क्वेश्चन आ गया इसके अंदर। बीच में ही मशीनरी सोल्ड हो गई है, बीच में ही नया परचेस हुआ है, कुछ पुरानी मशीनरी है, तो हर चीज़ का यहाँ पर क्या आएगा, अभी अलग अलग कैलकुलेशन आएगा। अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करने में हमको मज़ा आएगा। देखो सबसे पहले हमको क्या दिया गया, 1 अप्रैल 2024 को हमारे मशीनरी का बैलेंस था 4,86,000 रुपीज़, और हम क्या यूज़ कर रहे थे, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज़ कर रहे थे हमारे बुक्स के अंदर। फिर उसी साल हमने क्या किया, 1 अप्रैल 2022 को जो मशीनरी हमने परचेस की थी ना, वो हमने बेच दी। कब बेच दी हमने, 1 अक्टूबर 2024 को बेच दी, एंड उसी दिन नई मशीनरी परचेस करके इंस्टॉल करी, कितने की, रुपीज 70,000 की। तो वो 60,000 की मशीनरी 40,000 में बेची, और हमने नई मशीनरी परचेस की 70,000 की, और उसके इंस्टॉलेशन चार्जेस पे कर दिए। तो अभी कंपनी क्या चाहती है, रिटर्न डाउन वैल्यू से आपको स्ट्रेट लाइन मेथड जाना है, वो भी विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022, and adjust the difference before March 2025, and the rate of depreciation is same। जो भी 10% का आपका depreciation था as per diminishing value, वही रहेगा स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर। अभी हमको देखना है, देखो सबसे पहले हमको इसके क्या करने पड़ेंगे, वर्किंग नोट्स निकालने पड़ेंगे। अब वर्किंग नोट्स हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे आंसर को रेफर करते हैं और फिर खुद से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आंसर के अंदर वर्किंग नोट्स कैसे दिया गया है, तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी हमारा कितना था, तो कॉस्ट ऑफ मशीनरी हमने 60,000 की थी, उसके ऊपर पहले साल का डिप्रिसिएशन चार्ज किया 6,000, फिर सेकंड ईयर का चार्ज किया 5,400, फिर थर्ड ईयर का हाफ डिप्रिसिएशन चार्ज किया 2,430, और फिर जो भी हमारा वैल्यू बचा था उसमें से हमने क्या कर दिया, यहाँ पर अमाउंट हमको कितना मिला, 40,000 मिला, तो हमारा यहाँ पर लॉस हो गया 6,170 रुपीज़ का। तो ये वाला आई थिंक आपको समझा नहीं होगा, मैं आपको समझाता हूँ। देखो डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड चल रही थी, हमने मशीनरी परचेस की थी 60,000 को, फर्स्ट ईयर का हमने डिप्रिसिएशन चार्ज किया 10%, कितना आया हमारा 60,000 लेस 10%, हमारा आया 54,000 वैल्यू। उसके बाद हमने नेक्स्ट ईयर का चार्ज किया, तो फिर से हमने क्या किया, माइनस 10%, कितना आया हमारा 48,600। बट उसके बाद हमने हाफ ईयर में वो मशीनरी क्या कर दी, बेच दी, तो हमारा नेक्स्ट डिप्रिसिएशन जो होगा वो कितना होगा, इंटू 10% ये होगा पूरे साल का, और इसको डिवाइड बाय अगर आप 2 कर दोगे तो ये आपका हाफ ईयर का निकलेगा। तो ये कितना निकला, 2430 रुपीज़। और हमारा जो प्रीवियस ईयर बैलेंस था 48,600, इसमें से आप इसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, जो भी अमाउंट आपका आएगा 46,170, ये जो आपका वैल्यू आ जाएगी एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ मशीनरी। बट आपने जो मशीनरी सेल की है वो सिर्फ 40,000 को सेल की है, तो वो 40,000 को सेल करने की वजह से आपका लॉस कितना आ गया, यहाँ पर 46,170 रुपीज़ आपका लॉस आ गया। तो ये हो गया लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये आपको काम आएगा आपके मशीनरी अकाउंट बनाते वक्त। इसके बाद नेक्स्ट एडिशनल डिप्रिसिएशन। एडिशनल डिप्रिसिएशन अब क्या दिया गया है वो देखते हैं। कॉस्ट ऑफ मशीनरी ऑन
1 April 2022 was 4,86,000 और इसको हमको क्या करना पड़ेगा, 2 साल का हमने यहाँ पर क्या कर दिया था, डेप्रिसिएशन कर दिया था, हमको ओरिजिनल वैल्यू उसकी निकालनी पड़ेगी। तो ओरिजिनल वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर 10% का डेप्रिसिएशन है बराबर, तो आप 2 साल तक उसकी रिवर्स करोगे। अब रिवर्स कैसे करोगे उसको, तो रिवर्स कैसे करोगे, तो सीधा सीधा देखो 4,86,000 डिवाइड बाय 90% आप करोगे। ये आपकी 1 साल से बढ़ गई, दूसरे साल से बढ़ाने हैं, फिर से आप इसको डिवाइड बाय 90% करोगे, तो ये क्या आ गया आपका 6 लाख का वैल्यू आ गया आपके जो 1 अप्रैल 2022 के वक्त आपकी जो भी कॉस्ट ऑफ मशीनरी होगी ना, यहाँ पर अभी 1 अप्रैल 2024 को आपको 486 दिख रही है, बट आपको कहाँ से निकालना है, 1 अप्रैल 2022 से निकालनी है आपकी स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो 1 अप्रैल 2022 तक जाने के लिए हमको 2 साल क्या करना पड़ेगा, पीछे ले जाना पड़ेगा उस वैल्यू को। तो वो वैल्यू हम पीछे ले जाते समय क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड बाय 90%, डिवाइड बाय 90%, या फिर आप डायरेक्टली 4,86,000 को आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर डिवाइड बाय 180% भी कर सकते हो। 4,86,000 डिवाइड बाय 180%, ये नहीं आ रहा है, यही इजी मेथड है 90% वाला। 4,86,000 डिवाइड बाय 4,86,000 डिवाइड बाय 90% और डिवाइड बाय 90%, ये आ गया आपकी 6 लाख की वैल्यू। अब इसके ऊपर आप क्या करोगे, स्ट्रेट लाइन मेथड से फिर से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे, तो हर साल हमारा कितना आएगा, 60,000 का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो हमारे बुक्स के अंदर अभी कैसे आएगा देखते हैं। तो हमारा 1 अप्रैल 2024 को फिर हमारा वैल्यू क्या बन जाएगा, 66 लाख माइनस 60,000 एंड माइनस 60,000, तो हमारा ये बन जाएगा 4,80,000 रुपीज़। क्या आ जाएगा, बैलेंस ब्रॉड डाउन आ जाएगा 1 अप्रैल एंड 2024 को यहाँ पर, और उसमें से फिर हम क्या करेंगे, जो भी आपका डिमिनिशिंग वैल्यू से आ रहा था, डिमिनिशिंग वैल्यू से कितना आ रहा था वो आपको कैलकुलेट करना है, और रिटर्न डाउन से कितना आ रहा था वो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम रिटर्न डाउन से आ रहा था हमारा 1,20,000 और डिमिनिशिंग से हमारा आ रहा था 1,08,000। कैसे, तो 6 लाख माइनस 10% जो भी था हमारा वो था 60,000, और नेक्स्ट ईयर 5,40,000 इंटू 10%, ये था 54 प्लस 60 हमारा बन जाएगा 1,14,000। तो हमारा डिफरेंस यहाँ पर कितना आ गया, हमारा डिफरेंस आएगा यहाँ पर 6,000 रुपीज़ का। अब यहाँ पर इन्होंने कुछ अलग दिया है, अब देखते हैं हम क्या दिया है, ठीक है। तो बुक वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 22 for the machinery sold is 60,000. book value for the original group, अब ओरिजिनल ग्रुप के ऊपर इन्होंने लिया, देखो ये जो 6 लाख में से 60,000 की मशीनरी जो हमने 2024 में सोल्ड कर दी ना, उसके ऊपर इन्होंने अलग से कुछ कैलकुलेट किया, तो वो लेस करके हमारा कितना आ जाएगा, ओरिजिनल ग्रुप का 5,40,000 अमाउंट आएगा। फिर इसके ऊपर स्ट्रेट लाइन से डिप्रिसिएशन निकालोगे तो वो आ जाएगा 1,08,000, और डिमिनिशिंग वैल्यू से निकालोगे तो वो आ जाएगा 1,02,600, और एडिशनल डिप्रिसिएशन हमने चार्ज कर दिया है ड्यू टू सिस्टम चेंज, तो हमको वो कितना आ जाएगा 5,400 रुपीज़, हमको उतना और चार्ज करना पड़ेगा। ये आ गया आपके समझ में। इसके बाद डिप्रिसिएशन फॉर 24-25 ऑन मशीनरी सोल्ड आपका 2430 आ जाएगा, जैसे हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था। उसके बाद ऑन मशीनरी परचेज्ड एंड इंस्टॉल्ड, जो हमने नई 75,000 की मशीनरी परचेज की, उसके ऊपर हमारा क्या आ जाएगा वो एक है,
और नेक्स्ट वाला ऑन मशीनरी बॉट फ्रॉम प्रीवियस ईयर दैट इज 5,40,000 जो हमने प्रीवियस ईयर से कैरी फॉरवर्ड किए। क्या कैरी फॉरवर्ड किए? ये मशीनरी जो बैलेंस था ओरिजिनल वो कैरी फॉरवर्ड किया, तो वो बन जाएगा। उसके ऊपर हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड से 54,000 का डिप्रिसिएशन बन जाएगा और टोटल डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर हमारा आ जाएगा 60,180 रुपीज़। तो ये अब देखते हैं हमारा अकाउंट कैसे बनता है डिप्रिसिएशन का। तो वो अकाउंट हमारा क्या होगा? 2024 के अंदर हमारा आ जाएगा बाय बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉड डाउन हमारा आ जाएगा 4,86,000 और अक्टूबर 1 को हमने मशीनरी परचेज की थी तो टू बैंक अकाउंट आ जाएगा हमारा 75,000। उसके बाद अक्टूबर 1 को हमने मशीनरी सेल भी की थी तो उस दिन क्या आ जाएगा? डिप्रिसिएशन आएगा कितने? 6 महीने का। कितना? 2430। कितने के ऊपर? वो 60,000 की मशीनरी के ऊपर। उसके बाद बाय बैंक अकाउंट कितना आ जाएगा यहाँ पर? बाय बैंक अकाउंट हमारा आ जाएगा 40,000। हमको 40,000 मिले और साथ साथ में हमारा इसके अंदर लॉस कितना हो गया? हमारा लॉस हो गया 6,170 रुपीज़ का। तो ये लॉस भी हम यहाँ पर बुक कर देंगे। उसके बाद 31 मार्च 2025 को हमको बैलेंसिंग करना है तो उस दिन हमारा डिप्रिसिएशन अकाउंट कितने रुपीज़ से चार्ज होगा? तो वो होगा 57,750 रुपीज़ से। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो एडिशनल डिप्रिसिएशन हमको चार्ज करना है वो कितना करना है? ड्यू टू चेंज ऑफ मेथड हमको 5,400 रुपीज़ का चार्ज करना है और साथ साथ में हमारा फिर बैलेंस कैरिड डाउन कितना हो जाएगा यहाँ पर? 449,250 रुपीज़ हो जाएगा और ये आपका फिर यहाँ पर टोटलिंग कितना आ जाएगा? 5,61,000 5,61,000। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ जा है। नहीं समझा होगा तो मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन फिर से एक्सेल के ऊपर सॉल्व करके दिखाऊंगा मेरे मेथड से। ये ICSI का मेथड था, थोड़ा डिफ़िकल्ट मेथड है। मैं मेरे मेथड से आपको वर्किंग नोट्स बना के पूरा क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करके दिखाऊंगा। अगर आपको ये समझ में नहीं भी आया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम फिर से इसको सॉल्व करेंगे एक्सेल के अंदर और आपको मैं बताऊंगा कि ये कैसे किया गया था सब कुछ। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट वाला जो है ये पार्ट हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए ये वीडियो अच्छे से रिवाइज़ करना है। इसके अंदर हमने जो भी प्रॉब्लम सॉल्व किए थे और रिवाइज़ करने के बाद ही नेक्स्ट हमारा इलस्ट्रेशन हम देखेंगे और नेक्स्ट पार्ट जो है वो भी देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमको कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया गया है, असेट्स जो भी हम सेल करते हैं उसके ऊपर। तो कुछ इलस्ट्रेशंस है, कुछ प्रॉब्लम्स है, वो हम सॉल्व करेंगे और साथ में ये जो थर्ड इलस्ट्रेशन है इसको फिर से सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट वन शॉट के अंदर। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, साइनिंग ऑफ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।